मूवी की शुरुआत महाराजा से होती है, जो एक नाई होता है। महाराजा अपने सैलून ऑनर से कल के लिए छुट्टी मांगता है क्योंकि अपने वाइफ और बेटी के साथ समय बिताना चाहता है। सैलून ऑनर उसे छुट्टी दे देता है। अगले दिन महाराजा अपने बेटे के लिए अपने घर के पास टॉय शॉप में से एक टॉय लेकर अपने वाइफ को दिखा रहा होता है, जो रोड के इस पार अपने घर में बैठी थी। तभी एक लॉरी का ब्रेक फेल होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और महाराजा के घर से जा टकराता है। इस एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। अगले सीन में ज्योति को देखते हैं, जो 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन उसे पढ़ाई में कम, स्पोर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो क्लास में कम, ग्राउंड में ज्यादा समय बिताती है। इसी वजह से कोई भी टीचर उसे पसंद नहीं करते, सिर्फ एक को छोड़कर, पीटी टीचर मिस आसिफा, जो ज्योति को स्पोर्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करती है। ज्योति दरअसल महाराजा की बेटी होती है, जो अब बड़ी हो गई है। महाराजा अब एक सैलून ऑनर बन गया है। महाराजा सिर्फ घर से सैलून, सैलून से घर जाता है और कहीं नहीं जाता। महीने में एक दिन छुट्टी करके अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने, बीच में घूमने जाते हैं। महाराजा घर का काम ठीक से नहीं करता, इसलिए ज्योति उसे घर को अच्छा कैसे रखना है सिखाती रहती है। महाराजा भी अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे एक दिन महाराजा को ज्योति के स्कूल बुलाया जाता है। सभी स्कूल स्टाफ के सामने ज्योति को प्रिंसिपल टीसी पकड़ाते हुए डांट देता है कि उसने स्कूल के चीफ गेस्ट के ड्रिंक में शराब मिलाया है, जिसकी वजह से स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है। महाराजा प्रिंसिपल से मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती बोलता है, पर प्रिंसिपल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी यहाँ पीटी टीचर उस स्टूडेंट को प्रिंसिपल के सामने लाती है, जो सच में शराब मिलाया था। महाराजा प्रिंसिपल को ज्योति से माफी मांगने को कहता है, क्योंकि ये सब होने की वजह से ज्योति रो रही थी और महाराजा अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लेकिन प्रिंसिपल ज्योति से माफी मांगने से इनकार कर देता है और महाराजा को यहाँ से जाने को कहता है, पर महाराजा जिद पर अड़ जाता है। जब तक प्रिंसिपल ज्योति से माफी नहीं मांगेगा, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। आखिरकार प्रिंसिपल ज्योति से माफी मांगता है। आगे स्पोर्ट कैंप के लिए ज्योति 7 दिनों के लिए अपने पापा और घर से पहली बार दूर दूसरे शहर जा रही थी, तो ज्योति अपने पिता महाराजा से समय पर खाना खाना, समय पर सोना और हाँ एक जरूरी बात, लक्ष्मी को ठीक से साफ करना, मैं वीडियो कॉल करके चेक करती रहूंगी बोलती है। महाराजा हाँ में सिर हिलाता है। महाराजा घबरा रहा था क्योंकि ज्योति कभी भी उससे दूर नहीं गई थी। ज्योति के जाने के बाद महाराजा के घर सभी के सामान बिखरे हुए थे और खुद महाराजा जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। ये सब देखकर ऐसे लगता है कि जरूर घर में कुछ हुआ है। उधर गैरेज में एक काउंसलर आकर वहाँ के वर्कर को मारने लगता है, क्योंकि उसने यहाँ अपनी कार सर्विसिंग में दिया था। तब उसकी कार में उसके फेवरेट एक्टर का गिफ्ट किया हुआ सन ग्लासेस था, लेकिन अब वो कार में नहीं है। तभी वहाँ धना आ जाता है। वर्कर काउंसलर को बताता है कि तुम्हारी कार की सर्विसिंग इसी ने किया था। काउंसलर धना को भी मारता है और कल सुबह तक चश्मा नहीं मिला तो पूरे गैरेज को जला दूंगा बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाम को बार में काउंसलर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ धना आ जाता है और उसके हाथों में काउंसलर का चश्मा होता है। इसका मतलब धना ने सच में उसे चोरी किया था। काउंसलर के सामने धना उसके चश्मा को तोड़ देता है। इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसमें धना काउंसलर को पीटकर वहां से चला जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में महाराजा चोरी का रिपोर्ट लिखवाने आया होता है। पुलिस के पूछने पर महाराजा बताता है कि मैं कल रात 10 बजे सैलून बंद करके घर पहुंचा, दरवाजा खोल के हॉल का लाइट ऑन किया और कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में गया। तभी पीछे से टप करके आवाज आया। पीछे मुड़कर देखा तो मास्क पहने 2 लोग थे। तुम लोग कौन हो पूछने पर मेरा मुंह बंद कर दिया। तभी हॉल में से तीसरा आदमी आकर रॉड से मेरे सर को मारकर मुझे बेहोश कर दिया और लक्ष्मी को उठाकर लेके गए। प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। इंस्पेक्टर, ये लक्ष्मी कौन है, क्या तुम्हारी पत्नी है, पूछता है। तभी महाराजा अपने मोबाइल में लक्ष्मी का फोटो दिखाते हुए कहता है, ये डस्टबिन ही लक्ष्मी है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर महाराजा को पागल समझता है और उसे पुलिस स्टेशन से निकल जाने को कहता है। लेकिन महाराजा वहाँ तोड़फोड़ करता है और उस इंस्पेक्टर से मैं तुम्हारे सीनियर से बात करूंगा बोलता है। महाराजा के ऐसे करने से इंस्पेक्टर उसे अपने सीनियर के इंतजार करने को कहता है। उधर आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले के घर एक चोर चोरी कर रहा होता है। तभी वहाँ उस घर के ऑनर और इंस्पेक्टर वरदराजन को देखते हैं। दरअसल इंस्पेक्टर वरदराजन उस दिन को रिक्रिएट कर रहे होते हैं जब उस चोर ने इस घर से सोना चोरी किया था। उस घर के ऑनर को वरदराजन उसका सोना लौटाकर जा रहा होता है। तभी वो ऑनर वरदराजन से सर ये नकली है, सोना है बोलता है, जिस पर वरदराजन उसी पर चिल्लाते हुए एक नकली सोना के लिए पुलिस का समय बर्बाद किया बोलता है, जिस वजह से वो ऑनर डर जाता है। दरअसल वरदराजन और चोर एक दूसरे से मिले होते हैं। असली सोना वरदराजन अपने पास रख लेता है क्योंकि वो लालची किस्मत का इंसान होता है। वहाँ से वरदराजन सीधा पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन की बुरी हालत को देखकर वरदराजन अपने स्टाफ से यहाँ पार्टी वर्कर आए थे क्या पूछता है। सभी स्टाफ महाराजा की तरफ देखते हैं, जो चेयर पर बैठा होता है। अब वरदराजन को महाराजा बताता है कैसे वो चोर उसके घर आए और उसे बेहोश करके लक्ष्मी को लेके गए। तभी वरदराजन महाराजा से पूछता है, ये लक्ष्मी कौन है। महाराजा बताता है लक्ष्मी उसकी डस्टबिन का नाम है, जिसकी वजह से उसके बेटे की जान बचा था जब
उसका घर टूटा था और लक्ष्मी को ज्योति के कैंप से आने से पहले ढूंढने को बोलता है, क्योंकि ज्योति जब कैंप से आएगा तो लक्ष्मी के बारे में ही पूछेगा। ये सुनकर वरदराजन महाराजा को पागल समझकर पुलिस स्टेशन से जाने को कहता है। तभी महाराजा वरदराजन को डस्टबिन ढूंढने के लिए 5 लाख रिश्वत देने का वादा करता है। वरदराजन 5 लाख के लालच में महाराजा के घर में छानबीन करना चालू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है महाराजा उसे कुछ छुपा रहा है। जरूर इसी डस्टबिन में कीमती चीज होगा जो वो बता नहीं रहा है। इसलिए वरदराजन डिसाइड करता है महाराजा को वैसी डस्टबिन बनाकर देगा। अगर उस डस्टबिन में सच में कुछ कीमती चीज होगा तो महाराजा से और पैसे ले सके। अगले सीन में सेल्वा और सबरी 2 चोर को देखते हैं जो ऐसे घरों में चोरी करते हैं जहाँ सिर्फ महिलाएं या बुजुर्ग हो, ताकि उन्हें चोरी करने में कोई परेशानी न हो। जब उन्हें घर से ज्यादा कुछ नहीं मिलता तो लड़कियों का रेप कर घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उधर कांस्टेबल नए बर्तन शॉप में डस्टबिन की तलाश में आया होता है, लेकिन उसे पुराने लोहे का डस्टबिन तो नहीं मिलता, पर वहाँ नल्ला सेवा मिलता है जो पुलिस के लिए काम करता है। तभी कांस्टेबल के पास वरदराजन का फोन आता है और वो नल्ला सेवा को भी डस्टबिन को ढूंढने में लगा देता है। इधर पुलिस स्टेशन में धना के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने प्रभु आया होता है, जिसके हाथों में धना का फोटो देख महाराजा चौंक जाता है। अब फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जब महाराजा के घर चोरी हुआ था। महाराजा को गाड़ी का कागज मिलता है जो काउंसलर की गाड़ी का होता है। महाराजा काउंसलर को बार में आपकी गाड़ी कौन लेके गया था पूछता है, जिसका काउंसलर कोई जवाब नहीं देता। उसी समय धना वहाँ आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसे महाराजा भी देख रहा होता है। धना जब बाहर से जाने लगता है तो महाराजा उसका पीछा करते हुए बंद पड़ी फैक्ट्री में जा पहुँचता है, जहाँ धना के आदमी उस पर हमला कर मारने लगते हैं, लेकिन महाराजा अपने आप को बचाते हुए सभी को मार देता है। महाराजा धना से पूछता है, तुम्हारे साथ 2 लोग और कौन थे जो मेरे घर आए थे? जिसके जवाब में धना एक आदमी पुलिस के लिए काम करता है बोलकर वहाँ से भागने लगता है। महाराजा उसके सर को धड़ से अलग कर मार देता है। अब प्रेजेंट में महाराजा ये फोटो में कौन है आपके प्रभु से पूछता है। प्रभु बताता है, इसने मुझे पैसों के मामले में फंसाकर 3 दिनों से गायब हो गया है। तभी वहाँ काउंसलर आ जाता है। वरदराजन उससे आखिरी बार धना का तुमसे ही लड़ाई हुआ था, तब से वो गायब है बोलता है, जिस पर काउंसलर मैंने कुछ नहीं किया उसे, लेकिन उसके आने से पहले उसे ढूंढते हुए एक आदमी आया था, उसने अपना नाम शायद इल्लू राजा बताया था सर, काउंसलर बोलता है। उधर कांस्टेबल और नल्ला सिवा एक वेल्डर के पास जाकर फोटो जैसे डस्टबिन बनाने का ऑर्डर देता है। वेल्डर 2 दिन बाद आकर डस्टबिन ले जाने को कहता है। इधर सेल्वा अपने बीबी और बेटी के साथ ज्वेलरी शॉप में जाता है अपनी बेटी के लिए हार लेने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी बेटी अम्मू का बर्थडे आने वाला होता है। इसलिए सेल्वा उसके लिए रेड डायमंड का हार बनाने का ऑर्डर देता है। सेल्वा की पत्नी ये हार खरीदने से मना करती है, क्योंकि ये हार बहुत महंगा होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं है, जिस पर सेल्वा कहता है, मेरी बेटी को जो पसंद है मैं उसे दिलाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। अब बर्थडे वाले दिन सेल्वा की पत्नी उसे फोन पर हार लेने के बाद पूजा के सामान लाने और अपने दाढ़ी टीम कर घर आने को कहती है। अपनी पत्नी का बात मानकर सेल्वा दाढ़ी टीम कराने महाराजा के सैलून में जाता है और महाराजा से अपनी दाढ़ी टीम करने को कहता है। टीमर में बैटरी नहीं होने के कारण महाराजा बैटरी लेने चला जाता है। तभी सेल्वा के पास उसके दोस्त सबरी का कॉल आता है। वो कहता है, हमने जो चोरी किया था उसके बारे में न्यूज पेपर में छपा है। सेल्वा सबरी से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें हमारा नाम नहीं छपा है और उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। तभी वहाँ महाराजा आ जाता है। सेल्वा को लगता है उसकी बात महाराजा ने सुन लिया है। घर आकर ये बात सबरी को बताता है। सबरी कहता है, हमें उस सैलून वाले को मार देना होगा। तभी सेल्वा की पत्नी उसे हार के बारे में पूछता है, क्योंकि हार घर में नहीं मिल रहा होता है। तो उसकी पत्नी सेल्वा से हार लेने के बाद कहाँ गए थे याद करो बोलती है। सेल्वा को याद आता है शायद वो हार सैलून में रखा है और हार लेने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ महाराजा को आते हुए देख लेता है। दरअसल महाराजा यहाँ हार देने आया होता है। तभी वहाँ इत्तेफाक से महाराजा के पीछे पुलिस आ जाती है, जिससे सेल्वा को लगता है कि महाराजा ने ही उसे पकड़ाने के लिए पुलिस बुलाया होगा। पुलिस के हाथापाई में सबरी मारा जाता है और सेल्वा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उधर स्पोर्ट कैंप में ज्योति सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर घर वापस आते हुए अपने पिता महाराजा को वॉइस मैसेज में, मैं रात होने से पहले घर आ जाऊंगी और सूज का फोटो भेजी हूँ, वैसे ही सूज लाना, पहले वाला फट गया है बोलती है। इधर महाराजा ने जैसा फोटो दिखाया था वैसे ही डस्टबिन बनाकर कांस्टेबल वरदराजन के पास लाता है। वरदराजन इसे पुराने की तरह बनाने को कहता है। तो कांस्टेबल वरदराजन से पूछता है कि अगर महाराजा को पता चला ये नकली है तो हम क्या करेंगे। वरदराजन कहता है, यही तो हम चाहते हैं, अगर सच में कूड़े डिब्बा खो गया है तो इसे लेकर चुपचाप चला जाएगा, जैसे हमने सोचा था
होगा, अगर इसमें कुछ रखा था तो हमसे सवाल करेगा और वो फंस जाएगा। अब वरदराजन नला शिवा को महाराजा के सामने एक्टिंग करने को कहता है कि चोरी उसी ने की थी। इस एक्टिंग करने का वरदराजन उसे 50,000 देने का वादा करता है। नला शिवा 50,000 पैसे के लिए एक्टिंग करने के लिए मान जाता है। अब वरदराजन पुलिस स्टेशन में फोन करता है और कांस्टेबल से कहता है महाराजा को कहो कि वो अपनी कहानी सुनाए, पर ध्यान रहे उसे ये पता न चले कि मैं कॉल पर हूँ। महाराजा अपनी कहानी दोबारा सुनाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में उस रात क्या हुआ था। कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है जब ज्योति स्पोर्ट कैंप से घर वापस आती है। गमले के नीचे से चाबी लेकर दरवाजा खोलती है। हॉल का लाइट ऑन कर अपना ड्रेस चेंज करने के लिए अपने रूम में जाती है, जहाँ पहले से ही नला शिवा और धना छिपे थे। ज्योति को कपड़े चेंज करते देख धना से कुछ सामान गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनते ही ज्योति पीछे मुड़ने वाली होती है, तभी नला शिवा पीछे से उसका मुंह बंद कर आंख में कपड़ा बांध देता है। तभी वहाँ सेलवा आकर छड़ से ज्योति के सर को मारकर उसे बेहोश कर देता है। दरअसल ये लोग महाराजा को मारने आए होते हैं। सेलवा को अभी भी लगता है कि उसके जेल जाने के पीछे महाराजा का हाथ था, जिसकी वजह से उसका पत्नी और बेटी दूर हो गए। इसलिए वो 13 साल से उसे ढूंढ रहा है, उससे बदला लेने के लिए। धना नला शिवा से कहता है तुम्हें तो ठीक से किसी का पीछा करना भी नहीं आता। तुमने तो कहा था महाराजा 10:30 बजे अपने घर आ जाता है, पर वो अभी तक क्यों नहीं आया। दरअसल महाराजा अपनी बेटी ज्योति के लिए शूज लेने शूज शॉप में गया होता है, इसलिए उसे घर आने में लेट हो गया था। नला शिवा ज्योति का रेप कर वहाँ से चला जाता है। महाराजा की कहानी सुन नला शिवा समझ जाता है कि कहानी सुनाने वाला महाराजा है। ये बात नला शिवा सेलम को कॉल करके बताता है कि वो फंसने वाला है। महाराजा ने डस्टबिन चोरी होने का कंप्लेन किया है, जिससे वो फंस सकता है। ये बात वरदराजन को पता नहीं है, इसलिए वो इस काम के लिए कल जल्दी आऊंगा बोलकर बहाना कर जाने वाला होता है। लेकिन वरदराजन उसे अपने घर रुकने को कहता है। अब नला शिवा फंस जाता है। अगली सुबह नला शिवा को महाराजा के घर लाया जाता है। महाराजा को डस्टबिन देते हुए वरदराजन कहता है बताओ इस चोर के साथ क्या करे। महाराजा कहता है इसे छोड़ देते हैं, जिस पर वरदराजन कहता है इसे छोड़ दें, चाहे ये कुछ भी किया हो, छोड़ दें, तेरी बेटी का रेप किया हो तब भी। दरअसल इस केस के छानबीन के दौरान उन्हें पता चल गया था कि नला शिवा ने ही ज्योति का रेप किया था, इसलिए वरदराजन नला शिवा को पैसे की लालच देकर फंसाया था। अब वरदराजन महाराजा के हाथों में चाकू देकर कहता है तुम इसे मार दो। महाराजा नला शिवा के गला को धड़ से अलग कर मार देता है। आगे महाराजा कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट में जाता है, वहाँ के वर्कर को मारता है। एक वर्कर सेलवा को कॉल करके बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए एक आदमी यहाँ आया है। सेलवा ये बात सुनकर वहाँ आ जाता है। महाराजा सेलवा को देखकर हैरान हो जाता है। सेलवा महाराजा को मारते हुए कहता है तेरी वजह से मैं जेल गया, जिसकी वजह से मेरी बीबी और मेरी बेटी मुझसे दूर हो गए। महाराजा अपने हाउस में आता है और सेलवा के पैर को ईंट से मार मार कर उसे एक जगह बैठा देता है। तभी सेलवा कहता है ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मिट जाएंगे, लेकिन जो दर्द मैंने तुझे दिए है ना, जिंदगी भर याद रहेगा। तू अपनी बेटी को देख देख कर रोएगा, यही चाहिए था मुझे। तभी वहाँ ज्योति पीटी टीचर के साथ आती है। दरअसल जब ज्योति हॉस्पिटल में थी तब वो महाराजा से कहती वो लोग कौन थे और मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। इसलिए महाराजा डस्टबिन की चोरी होने का झूठा रिपोर्ट लिखवाता है। डस्टबिन हॉस्पिटल में ज्योति के बेड के नीचे ही थी। ज्योति सेलवा से कहती है तुम जैसा नीच आज तक नहीं देखा, और सेलवा को जेलरी देते हुए कहती है इसे ही चुराने आया था ना, तुमने मेरा यह हाल करके कुछ बड़ा हासिल कर लिया ये मत सोचना, इससे मैं जरूर बाहर निकलूंगी। कहकर वहाँ से जा रही होती है। सेलवा ज्वेलरी की तरफ देखता है जिसमें वही रेड डायमंड का हार होता है जो सेलवा अपनी बेटी के लिए लिया था, जिसे देखकर सेलवा को अपनी बेटी की याद आ जाती है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जब महाराजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ सेलवा के घर रेड डायमंड का हार लौटाने आया होता है, लेकिन सेलवा की पत्नी हार लेने से मना कर देती है। उसके पाप के पैसे से लिए हार मैं नहीं रख सकती, इसलिए आप इसे अनाथ आश्रम में दे दीजिएगा, बोलती है। महाराजा सेलवा की बेटी के लिए खिलौना लेने खिलौना शॉप में जाता है। तभी एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें महाराजा की पत्नी, बेटी और सेलवा की पत्नी तीनों की मौत हो जाती है, लेकिन सेलवा की बेटी को डस्टबिन कवर कर लिया था, इसी वजह से वो बच जाती है। अब प्रेजेंट में सेलवा ज्योति के कंधे पर घाव देखता है जो उसकी बेटी के कंधे पर थी। सेलवा को समझ आ जाता है ज्योति कोई और नहीं उसकी बेटी अम्मू है। सेलवा ज्योति को अम्मू कहकर आवाज लगाता है, तब तक ज्योति वहाँ से जा चुकी होती है। अब सेलवा को बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने बदले की भावना के चक्कर में अपनी बेटी को तकलीफ दी। इसी वजह से सेलवा अपार्टमेंट से कूदकर अपना जान दे देता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।